डिजिटल संपत्ति के साथ भारत का रिश्ता सच कहें तो हमेशा से एक रोलर कोस्टर जैसा रहा है। कभी बहुत ज्यादा उत्साह तो कभी गहरा संदेह, कभी सख्त नीतियां तो कभी अचानक से यू टर्न। ये एक ऐसी कहानी है जो अक्सर काफी उलझी हुई और कंफ्यूजिंग लगती है। लेकिन क्या हो अगर इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आए जिसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं हो रही? क्या हो अगर एआई, जिसे हम सिर्फ एक और टेक्नोलॉजी की लहर समझ रहे हैं, असल में भारत के डिजिटल संपत्ति के भविष्य को खोलने की एक रणनीतिक चाबी हो? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले भारत की इस क्रिप्टो पहेली की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों अब एक नए नजरिए की इतनी सख्त जरूरत है। देखिए, भारत का अब तक का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो बिजनेस के लिए बैंकिंग सेवाओं पर रोक लगा दी, जिससे पूरी इंडस्ट्री लगभग ठप पड़ गई। फिर 2020 में एक बड़ा मोड़ आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को पलट दिया, जिससे उम्मीद की एक नई किरण जगी। लेकिन अनिश्चितता का माहौल बना रहा और आज भी 30% के भारी भरकम टैक्स की व्यवस्था लागू है। अब देखिए, सरकार की ये जो हिचकिचाहट है वो बेवजह भी नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत ही असली चिंताएं हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा, देश से पैसा बाहर जाने का डर, आम उपयोक्ताओं की सुरक्षा के जोखिम, टैक्स की अपनी जटिलताएं और दुनिया भर के नियमों में कोई एकरूपता ना होना। ये सब जायज चिंताएं हैं। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ भारत डिजिटल इंडिया के सपने के साथ एआई इनोवेशन में दुनिया का लीडर बनना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसी टेक्नोलॉजी पर झिझक रहा है जिस पर भविष्य की एआई बेस्ड इकोनॉमी चलेगी, यानी प्रोग्रामेबल डिजिटल संपत्ति। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए प्रेरणा एक ऐसी जगह से मिलती है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा, भूटान। देखते हैं कि वहां से क्या सबक लिया जा सकता है। यहाँ क्रिप्टो को देखने के दो रास्ते एकदम साफ हो जाते हैं। एक है सट्टेबाजी वाला रास्ता, जिसमें रिटेल निवेशक हैं, भारी उतार चढ़ाव है और वही माहौल है जिससे रेगुलेटर्स अक्सर डरते हैं। और दूसरा है भूटान का रणनीतिक तरीका, जहां इसे एक राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर देखा गया, देश की ट्रेजरी को मजबूत करने का एक जरिया माना गया और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा एक निवेश समझा गया। और यहाँ से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है। भूटान का मॉडल ये साबित करता है कि क्रिप्टो अपनाने के लिए अफरा तफरी नहीं, बल्कि एक ठोस, सोची समझी रणनीति चाहिए। और ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक आजमाया हुआ कॉन्सेप्ट है। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एआई की। आइडिया ये है कि भारत अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी एआई का इस्तेमाल करके अपनी सबसे बड़ी रेगुलेटरी चुनौतियों को हल कर सकता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। एआई को एक स्मार्ट रेगुलेटर या एक डिजिटल वॉच टावर की तरह सोचिए। ये मशीन लर्निंग के जरिए संदिग्ध ट्रांजैक्शन पैटर्न को तुरंत पकड़ सकता है, हर वॉलेट के रिस्क को स्कोर कर सकता है और फ्रॉड होने से पहले ही उसे रोक सकता है। मतलब पूरी तरह बैन लगाने की जगह सटीक रेगुलेशन मुमकिन है। तो ये काम कैसे करता है? 3 आसान स्टेप्स में। पहला, एआई अलग अलग ब्लॉकचेन पर संदिग्ध लेनदेन के पैटर्न को पकड़ता है। दूसरा, ये अपने आप वॉलेट के रिस्क प्रोफाइल को स्कोर करता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये ज्यादा जोखिम वाले और अवैध ट्रांसफर को होने से पहले ही ब्लॉक कर देता है। ये एआई गवर्नेंस को सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बना देता है। तो अब जब हमारे पास एक समाधान है, तो सवाल ये है कि इससे भारत के लिए क्या-क्या नए दरवाजे खुल सकते हैं। चलिए इसके जबरदस्त आर्थिक फायदों पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस पाने वाला देश है। एआई पावर्ड ब्लॉकचेन से विदेश से पैसा भेजने की लागत बहुत कम हो सकती है। फार्मा और खेती जैसे सेक्टर्स में सप्लाई चेन पूरी तरह पारदर्शी बन सकती है। छोटे कारोबारियों के लिए फिनटेक लेंडिंग के नए मॉडल खुल सकते हैं और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में निवेश के नए रास्ते बन सकते हैं। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये एक जबरदस्त आर्थिक अवसर है। एक एआई ड्रिवन क्रिप्टो फ्रेमवर्क दुनिया भर से वेब3 इन्वेस्टमेंट खींच सकता है, हमारे स्टार्टअप्स का ब्रेन ड्रेन रोक सकता है, हजारों हाई स्किल एआई और ब्लॉकचेन जॉब्स बना सकता है और साथ ही एफडीआई भी ला सकता है। भारत एक कंप्लायंस फर्स्ट ग्लोबल हब बनकर उभर सकता है। तो ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है। आज भारत एक चौराहे पर खड़ा है और ये फैसला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की दिशा तय करने का है। एक बात साफ है
किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगाने से वो गतिविधियां रुकती नहीं हैं, बस अंडरग्राउंड या देश के बाहर चली जाती हैं, जबकि स्मार्ट रेगुलेशन से सब कुछ देश के अंदर नजर के सामने रहता है, जहां उस पर टैक्स भी लगाया जा सकता है और उसे ट्रैक भी किया जा सकता है। मतलब सरकार को ज्यादा नियंत्रण मिलता है, कम नहीं। तो सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। पहला रास्ता है प्रतिबंध संचालित अनिश्चितता का, जो इनोवेशन को दबाता है, ब्रेन ड्रेन को बढ़ावा देता है और आर्थिक गतिविधियों को देश से बाहर धकेलता है। और दूसरा रास्ता है एआई संचालित नवीनीकरण का, जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है, निवेश को आकर्षित करता है और एक विनियमित, ट्रैक करने योग्य डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाता है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, दुनिया का अगला क्रिप्टो लीडर सिर्फ बेहतर नियम नहीं बनाएगा, वो स्मार्ट नियम बनाएगा। सवाल ये है कि क्या भारत अपनी एआई की बादशाहत को डिजिटल संपत्ति की नीति के साथ जोड़कर फिनेंस के भविष्य को फिर से परिभाषित कर सकता है?